हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे तरल ईंधन के बारे में। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड फ्यूल, जिसे हम क्या कह सकते हैं, तरल ईंधन कहेंगे हम हिंदी में। तो तरल ईंधन एक्चुअली होता क्या है? तो तरल ईंधन जनरली मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, जो कि हम डिराइव करते हैं यानी कि निकालते हैं कहां से? नेचुरल पेट्रोलियम से, जिसको कि हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल कहते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट में से हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके कच्चा तेल बाहर निकालते हैं। उस कच्चे तेल को हम क्रूड ऑयल कहते हैं और उसी क्रूड ऑयल से हम क्या निकालते हैं, कुछ नेचुरल पेट्रोलियम निकालते हैं। और वही नेचुरल पेट्रोलियम का जो मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, वही हमारे लिए तरल ईंधन का काम करता है। तो जब हम क्रूड ऑयल का जनरली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे 10th-12th में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन केमिस्ट्री में। ये एक्चुअली एक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम क्रूड ऑयल को गर्म करते हैं और जो उसका भाप होता है वो अलग अलग तापमान पर हम लोग कंडेंस करके इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, भाप जो है अलग अलग तापमान पर हम उसको कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं। तो भाप को ठंडा करेंगे तो वापस लिक्विड बन जाएगा। और जब अलग अलग टेम्परेचर लेवल पर हम ये काम करते हैं तो हमको अलग अलग तरह का हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर मिलता है। और वही अलग अलग टेम्परेचर लेवल पर जो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है उसी को हम तरल ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो तरल ईंधन एक्चुअली मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन का, जो कहां से निकाला जाता है, तो नेचुरल पेट्रोलियम से निकाला जाता है, जिसको कि हम कच्चा तेल भी कहते हैं। जो कॉमनली यूज्ड होने वाला तरल ईंधन है वो कौन सा है? गैसोलीन। गैसोलीन किसको कहा जाता है? पेट्रोल को। पेट्रोल को गैसोलीन कहते हैं। डीजल, मिथेनॉल, केरोसिन, ये सब हम लोग रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं इन सब तरह के तरल ईंधन का। तरल ईंधन सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, अपने व्हीकल में उसको डालते हैं ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो तरल ईंधन को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि तरल ईंधन एक तरीके का मिक्सचर है हाइड्रोकार्बन का, जो हम डिराइव्ड करते हैं। डिराइव्ड मतलब किसी में से निकालना। कहां से? नेचुरल पेट्रोलियम से, जिसको कि हम कच्चा तेल भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांटेज की, तरल ईंधन का कुछ एडवांटेज, कुछ फायदा ओवर सॉलिड फ्यूल यानी कि ठोस ईंधन के कंपैरिजन में तरल ईंधन से हमें क्या फायदा पहुंचता है। तो तरल ईंधन का कैलोरीफिक वैल्यू हमेशा हाई रहेगा एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। यानी कि एक ठोस ईंधन के कंपैरिजन में जो तरल ईंधन है उसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि जो हीटिंग वैल्यू है वो हमेशा हाई होता है। और इतना हाई होता है कि 48,000 किलो जूल पर केजी तक जा सकता है। कई केसेस में इससे ज्यादा भी जाता है। तो तरल ईंधन का हमेशा कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होता है। सेकंड, इट रिक्वायर्ड लेस स्पेस फॉर स्टोरेज एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल। तरल ईंधन को रखना काफी आसान होता है। 1 केजी तरल ईंधन जो है एक पैकेट में आराम से आ सकता है, छोटे से पाउच में हम उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर 1 किलो कोयला रखना हो तो चूंकि वो ठोस है तो वो ज्यादा जगह लेगा। तो जो ठोस ईंधन है उसके कंपैरिजन में तरल ईंधन को कम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द कंबशन रेट कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। एक तरल ईंधन में जलने का जो रेट होता है, जलने का जो स्पीड है, उसको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अलग अलग डिवाइस का इस्तेमाल करके। लेकिन एक ठोस ईंधन में ऐसा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो जलने का जो दर है उसको हम यहाँ पर काबू कर सकते हैं। तो जो कंबशन रेट है वह आसानी से यहाँ पर काबू में आ जाता है एज कंपेयर टू सॉलिड ईंधन, जो ठोस ईंधन है उसके कंपैरिजन में। इट हैज हायर थर्मल इफिशियंसी, इसका हमेशा थर्मल इफिशियंसी ज्यादा होता है। ठीक है, थर्मल इफिशियंसी हमेशा हाई होगा एज कंपेयर टू सॉलिड फ्यूल।
नेक्स्ट कहता है इट इज लाइटर इन वेट, तरल ईंधन हमेशा हल्का होता है एज कंपेयर टू सॉलिड ईंधन। और छठा है इट इज इजी टू इग्नाइट, एक तरल ईंधन में आग लगाना काफी आसान होता है एज कंपेयर टू ठोस ईंधन। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकता है, तो मेन डिसएडवांटेज है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगा होता है तरल ईंधन। पेट्रोल और किरासन तेल का या डीजल का जो रेट आप देख रहे हैं आज के समय में, वो कोयला के रेट से बहुत ज़्यादा है। 1 किलो कोयला और 1 लीटर पेट्रोल में बहुत प्राइस का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, तो इसमें फायर हजार्ड यानी कि आग लगने का घटना बहुत ही कॉमन होता है। तरल ईंधन चूंकि तेजी से इग्नाइट हो जाता है, बहुत ही ज्वलनशील होता है, तुरंत आग पकड़ लेता है, जिस कारण से आग से रिलेटेड दुर्घटना जो है इससे ज्यादा होने का संभावना रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में कुछ तरल ईंधन के नाम हैं जो हम लोग रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा के कामों में यूज में लाते हैं। जैसे कि पेट्रोल हो गया, कमर्शियल पेट्रोल, बेंजोल, केरोसिन, डीजल ऑयल, लाइट डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल, रेसिडुअल फ्यूल ऑयल। इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका पेट्रोल, उसके बाद सेकंड में है आपका केरोसिन और तीसरा में है डीजल ऑयल। तो पेट्रोल में कार्बन 85.1% है, जबकि केरोसिन में 86.3 और डीजल ऑयल में भी 86.3। और हाइड्रोजन का संख्या पेट्रोल में 14.9% है, जबकि डीजल केरोसिन में 13.6 और डीजल में 12.8। सल्फर का संख्या पेट्रोल में 0.01% है, जबकि केरोसिन में 0.1 और डीजल में 0.15। ठीक है। राख, इन तीनों में राख नहीं होता है, एशेज तीनों में नहीं पाया जाता है। राख आपको जलने के बाद राख जो है इन तीनों तरह के तरल ईंधन में आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे केरोसिन। केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू जानना थोड़ा जरूरी है जनरल नॉलेज के लिए भी, और जो कि हम लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो कैलोरीफिक वैल्यू है इसका 46,200। केरोसिन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है, 46,200, जबकि पेट्रोल का कैलोरीफिक वैल्यू है 48,000 और डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू है 44,800 किलो जूल पर केजी। तो देख सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू तरल पदार्थ का तरल ईंधन का बहुत ही ज्यादा होता है। पेट्रोल को हम लोग आइसो ऑक्टेन के नाम से भी जानते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला C8H18 होता है। ठीक है, क्या होता है, C8H18। और डीजल फ्यूल को हम लोग डूडेक्टेन के नाम से भी जानते हैं, जिसका फॉर्मूला C13 और H26 होता है। तो केमिकल C12H26 होता है, C12H26 होता है। ठीक है, फॉर्मूला एवरेज फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला वेरी करता है क्योंकि इन सभी तरह के फ्यूल्स में कार्बन का संख्या जो है वो यहाँ पर 5 से लेकर के 12 हो सकता है, यहाँ पर 12 से लेकर के 18 या 10-11 से लेकर के 18 तक जाता है। तो ये डिपेंड करता है कितना कार्बन का चेन है उसके अंदर और कितना हाइड्रोजन उससे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये हम लोग लेकर के चलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैसियस फ्यूल के बारे में। किसके बारे में, गैसियस फ्यूल के बारे में, यानी कि गैस ईंधन के बारे में। ठीक है, तो गैसियस फ्यूल एक सिंपल फॉर्म ऑफ फ्यूल होता है। इसमें इसका दो ही प्राइमरी सोर्स होता है गैसियस फ्यूल का, एक होता है नेचुरल गैस वेल्स, ठीक है, एंड सर्टेन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, तो जो गैसियस फ्यूल है उसका दो ही सोर्स है, पहला डायरेक्टली नेचर से हमको मिल जाए, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, नेचुरल गैस से मिल जाता है, हमको डिराइव कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेचुरल गैस का हम लोग क्या बनाते हैं, वेल्स बनाते हैं। ठीक है, छोटा छोटा ट्यूबवेल होता है जिसमें से गैस निकल रहा होता है, और नहीं तो कुछ केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा हम
गैस जो निकलता है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसमें से गैस यूज कर लेते हैं एज ए फ्यूल। तो गैसियस फ्यूल का दो सोर्स होता है, या तो कोई केमिकल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको एज ए फ्यूल इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। क्योंकि जो गैस निकलता है कई बार वो सारा गैस जो है हाईली वोलाटाइल होता है और हाईली इन्फ्लेमेबल गैस निकलता है, तो वहां से यूज कर लेंगे। और नहीं तो नेचर से जो डायरेक्टली मिल रहा है गैस, वो। तो गैसियस फ्यूल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल होता है जो गैस फेज में हमारे पास अवेलेबल होता है। कुछ कॉमनली गैसियस फ्यूल जो हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस जिसको हम सीएनजी कहते हैं, ठीक है। थर्ड, कोल गैस। चौथा, प्रोड्यूसर गैस। पांचवा, वाटर गैस। छठा, ब्लास्ट फर्नेस गैस। सातवां, कोक ओवन गैस। ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक। यानी कि ये सब कोई प्रोसेस हो रहा होता है उसमें से निकलता है, कोई प्रोसेस हो रहा होता है उसमें से ये सारा गैसेस जो है निकलता है, ठीक है। कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, कोक ओवन गैस, तो ये सब मैन्युफैक्चर किया जाता है, आप ऐसा कह सकते हैं साधारण भाषा में। तो चलो एक एक का हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे जैसे हम लोग सॉलिड में लिए थे, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं एलपीजी, ठीक है, एलपीजी का बात करते हैं। तो एलपीजी जनरली मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, ठीक है। एलपीजी क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है। एलपीजी का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होता है, कितना होता है? 55,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इस गैस के साथ बस एक दिक्कत है, प्रोपेन जो है 1.5 इंटू मास ऑफ एयर, प्रोपेन का जो मास है वह एयर के मास से 1.5 गुना ज्यादा होता है, और ब्यूटेन का जो मास है वो एयर के मास से 2 गुना ज्यादा होता है, ठीक है। इसके कारण जो एलपीजी गैस है अगर कहीं से लीक हो रहा हो तो वो तले में जाकर के बैठ जाता है, और चूंकि एलपीजी गैस हाईली इन्फ्लामेबल होता है, यानी कि बहुत तेजी से आग पकड़ता है, तो होगा क्या? अगर ये गैस कहीं पर लीक हो गया तो वो सराउंडिंग में मौजूद रहेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोपेन और ब्यूटेन हवा से भारी होता है, डेंसिटी इसका एयर से ज्यादा है, ठीक है। डेंसिटी ले लो, सॉरी मास लिख दिया है, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी ले लो, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर। तो एयर के डेंसिटी से प्रोपेन और ब्यूटेन का डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होता है, जिसके कारण गैसेस जो है नीचे बैठ जाता है। अब अगर गलती से भी कहीं पर लाइटर जल गया तो पूरा जो नीचे का एयर है वो सारा इन्फ्लामेबल एलपीजी से भरा हुआ है, और चूंकि एलपीजी भारी है तो वो एटमॉस्फेयर में एस्केप नहीं करता है इजीली, तो आग लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए एलपीजी का हम लोग इस्तेमाल जो है वैसे जगहों पे नहीं करते हैं जहां पर लीकेज का समस्या हो, या हम इस गैस को लेकर के ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, ज़्यादा दूरी तक ट्रैवल करना एवॉइड करना होता है, क्योंकि इसके साथ सेफ्टी का बहुत हजार्ड का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा हो जाता है 55,000 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब आते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जिसको कि आप सीएनजी, हाँ, एलपीजी का एक और फायदा, एलपीजी को हल्का सा प्रेशर दीजिएगा तो ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो कैन बी इजिली कंप्रेस्ड, ठीक है, कंप्रेस्ड इन लिक्विड फॉर्म, ये इसका एक फायदा हो, इसीलिए इसको हम घर में कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसको स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है। हल्का सा कंप्रेस करेंगे, लिक्विड फॉर्म में बन जाएगा, सिलेंडर में भर देंगे, ठीक है, हल्का सा प्रेशर पे ये लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली मीथेन होता है, क्या होता है? मीथेन, और इसमें और भी कई तरह के गैसेस बहुत कम अमाउंट में मिला हुआ रहता है। नेचुरल गैस हल्का होता है हवा से डेंसिटी में, जिसके कारण अगर ये लीक करेगा तो ये हवा में तुरंत फैल जाएगा और दूर चला जाता है।
इसीलिए नेचुरल गैस का इस्तेमाल हम लोग व्हीकल वगैरह में करते हैं, क्योंकि व्हीकल चल रहा होता है और चलने के दौरान हो सकता है कहीं पर गलती से पाइप में लीकेज हो जाए शुरू, क्योंकि जब हम व्हीकल को चलाते हैं तो जर्किंग वगैरह में वाइब्रेशन होता है, तो सब रिस्क बना रहता है। तो क्या होगा, अगर लीकेज भी होगा तो ये हवा में फैल जाएगा तुरंत और गैस एस्केप कर जाएगा। ठीक है, तो आग लगने का चांसेस कम रहेगा। इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो 43,000 किलो जूल पर केजी होता है, यानी कि लगभग पेट्रोल के आसपास रहता है, सॉरी डीजल के आसपास। ठीक है, बर्न विथ आउट स्मोक, ये बिना धुआं दिए हुए जलता है। ठीक है, बिना धुआं दिए हुए ये जलता है। नेक्स्ट है हमारे पास कोल गैस। कोल गैस हम लोग कार्बोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ कोल जब हम करते हैं तो वहां से हमको बाई प्रोडक्ट में एक गैस मिलता है जिसको कि हम कोल गैस कहते हैं। तो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस हम लोग कोक वगैरह मैन्युफैक्चर करने के लिए भी करते हैं, तो सेम वही है। कार्बोनाइजेशन प्रोसेस जब हम कोयला के ऊपर करेंगे, ठीक है, तो उस समय बाई प्रोडक्ट में हमको कुछ गैसेस मिलता है जिसको कि हम कोल गैस कहते हैं। कोल गैस का क्वालिटी डिपेंड करता है कि कैसा कोयला का क्वालिटी आप लिए हैं और कार्बोनाइजेशन में कितना तापमान का आप इस्तेमाल किए हैं, इसके ऊपर इस गैस के क्वालिटीज डिपेंड करते हैं। जनरली इस गैस का कैलोरीफिक वैल्यू 22,500 किलो जूल पर मीटर क्यूब होता है और इसमें जनरली हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मेनली होता है। तो इस गैस में जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस भी एक तरह से बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये कैसे बनाया जाता है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय पार्शियल कंबशन ऑफ कोल, कोक एंड चारकोल इन ए मिक्स्ड एयर स्टीम। तो एक क्या होता है, एक जगह होता है जहां पर हम कोल, कोक और चारकोल को जला रहे होते हैं और उससे हवा पास करा रहे होते हैं, और वो जो जलता है वो कंप्लीट बर्निंग नहीं रहता है, पार्शियल बर्निंग होता है, जिसके कारण से उसमें से जो धुआं निकल रहा होता है वो एयर स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है और हमको गैस के रूप में मिलता है, जिसको कि हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। इसमें जनरली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस के रूप में इसमें रहता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी पाया जाता है जो कि एक नॉन कंबस्टेबल गैस है, माने इसमें आग नहीं लग सकता है। तो जो आग लगाने वाला कंपोनेंट होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है हाईएस्ट अमाउंट में और उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर रहता है। ठीक है, इस प्रोड्यूसर गैस जो है बहुत सस्ता गैस होता है, बहुत सस्ता मिल जाता है। ठीक, और इसका कैलोरीफिक वैल्यू 65,000 किलो जूल पर क्यू होता है और ये वहीं यूज होता है जहां पर कोल, कोक और चारकोल को जलाया जा रहा हो, वहां से ये गैस निकालते हैं और इंडस्ट्री में कहीं पर यूज कर लेते हैं। तो प्रोड्यूसर गैस का ज़्यादातर इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में होता है जहां कोल, कोक और चारकोल को जला करके कोई प्रोसेस किया जा रहा हो, तो वहां से हम प्रोड्यूसर गैस निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर गैस। ये क्या होता है, तो वाटर गैस जनरली मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। तो इसमें भी जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है। ये बनता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, स्टीम को पास कराते हैं थ्रू बर्निंग कोक। एक जगह पर कहीं पर कोक जल रहा होता है और हम एक साइड से स्टीम देते हैं, दूसरे साइड से स्टीम निकलता है और जब वो स्टीम निकलेगा तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन मिक्स होकर के निकलता है, जिसको कि हम वाटर गैस कहते हैं। तो ये भी गैस जो है इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है ब्लास्ट फर्नेस गैस। ये गैस एक तरह से बाई प्रोडक्ट मिलता है, कब, जब हम पिग आयरन का प्रोडक्शन करते हैं। जब हम पिग आयरन बना रहे होते हैं तो ब्लास्ट फर्नेस में से इस तरीके का गैस निकलता है जिसको हम ब्लास्ट फर्नेस गैस कहते हैं। इस गैस का इस्तेमाल हम वहीं पर कर लेते हैं, किस लिए, प्री हीटिंग द फर्नेस। जिस फर्नेस से ये निकल रहा है उसी फर्नेस में घुमा करके हम ये गैस सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, फर्नेस को गर्म रखने के लिए, प्री हीट करने के लिए, यानी कि फर्नेस में आग लगाने से पहले, ठीक है, ये जो गैस है उसका इस्तेमाल हम करते हैं थोड़ा सा गर्म
करने के लिए, ताकि उसके बाद एक्चुअल उसमें फायर लगाया जा सके। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस गैस का हम लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस गैस कब निकलता है? तो बाई प्रोडक्ट होता है ये गैस ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन। पिग आयरन का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि गैस रिलीज होता है, और वो गैस को हम क्या कहते हैं? ब्लास्ट फर्नेस गैस, क्योंकि वो ब्लास्ट फर्नेस में से आ रहा होता है। लास्ट है कोक ओवन गैस। ये कैसा गैस होता है? तो ये प्रोड्यूस बाय हीटिंग ब्यूटिमिनस कोल एट 1100 डिग्री सेल्सियस इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, इस चीज को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो कोक ओवन गैस है वो जनरली बिटुमिनस कोल को जब हम हीट करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस में बिना हवा के प्रेजेंस में, यानी कि एयर के एब्सेंस में, तब हमको कोक ओवन गैस मिलेगा। इसका कैलोरीफिक वैल्यू 17,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब होता है, और इसको इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इंडस्ट्री में अगर कहीं पर किसी चीज को किसी प्रोसेस में गर्म करना है तो वहां पर इस तरह के गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं जो कोयला से प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोक ओवन गैस। तो ये था आपका गैसियस फ्यूल यानी कि गैसियस ईंधन के बारे में, यानी कि वैसा ईंधन जो गैस फेज में अवेलेबल होता है जिसको कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। ओके, तो इसके बारे में इतना ही जानना है स्टूडेंट। हम लोग केमिकल इंजीनियर है नहीं जो बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है? हीट कैलकुलेशन में, कंबशन प्रोसेस में। ओके, जो कि हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।